Hello and welcome everyone on our channel. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session for English Reader Lessons Class 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग यहाँ इंग्लिश लेसन्स कर रहे हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्लास 10th के जो भी एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनसे भी रिलेटेड बातें कर रहे हैं। और पहले हम लोगों ने शुरू किया है पैनोरमा इंग्लिश रीडर, उसमें चलते हैं आज 6वें नंबर चैप्टर पर जो कि है टू होराइजन्स, जिसकी लेखिका हैं बीना पानी मोहंती। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कभी आप लोगों को अकेलापन महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि सारी चीजें आसपास होते हुए भी आप बिल्कुल अकेले हैं, मन नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें? अक्सर कभी ना कभी हर किसी के साथ ऐसा होता ही होता है। जब सारा कुछ उसके पास होते हुए भी उसे एक ऐसा अनुभव होने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई भी चीज उसे अच्छी नहीं लगती। अमूमन एज ए स्टूडेंट, क्योंकि अभी आप 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप में से जो लोग अकेलापन फील करते होंगे तो वो क्या करते होंगे? नॉर्मली आजकल अपने मोबाइल को उठा लिया, गेम वगैरह खेलने लग गए, कोई वीडियो देखने लग गए, किसी को फोन कर दिया, किसी को वीडियो कॉल कर दिया, फ्रेंड्स के पास चले गए। अक्सर अकेलापन में आदमी यही करता है। लेकिन तब क्या हो जब आप अकेलापन महसूस कर रहे हो और आप अपने बीच में ही हैं, सारे सुविधाओं के साथ है, फिर भी आपको अकेलापन लगेगा। ऐसा ही कुछ हाल, ऐसी ही कुछ व्यथा 20वीं शताब्दी में महिलाओं की होती थी, जब वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर को, पति को, देवर को, अपने बच्चों को, सबको खुश रखने की जद्दोजहद में भूल जाती थी अपना जीवन। और न किसी से वो शिकायत कर पाती थी, न किसी से कुछ कह पाती थी, और अगर उन्हें भी कोई बुरा भला बोल दे तो भी शांत रह के, चुप रह के हो जाती थी। आप में से कई लोग ये कहेंगे कि वो अपने पति से तो शिकायत कर ही सकती थी। तो 20वीं शताब्दी में जो पति लोग भी होते थे वो महिलाओं की उतनी नहीं सुनते थे, और खासकर अपने माँ बाप के विरुद्ध तो नहीं सुनते थे। तो कई बार महिलाएं कुंठा का शिकार हो जाती थी। उनको मन में ये लगता था कि ये सब व्यर्थ है, मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, कुछ है ही नहीं। सुबह से शाम तक कोल्हू की बैल की तरह गृहस्थी में पिसना, सबके डिमांड्स को पूरी करना, यही मेरा जीवन है, और मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। ना अपने मन से कुछ कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं। तो उनको एक अजीब सा अकेलापन, एकांकीपन लगता था। इसी व्यथा पर बीना पानी मोहंती, जो कि उड़ीसा की लेखिका रही हैं, और उड़िया में इनको बहुत मतलब उड़िया की ही लेखिका है, उड़िया भाषा में ही इन्होंने लिखा है। और ये जो आप टू होराइजन्स देख रहे हैं, क्षितिज, होराइजन का मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज का मतलब वह स्थान जो आप दूर से देखें और जहां लगे कि जमीन और आसमान दोनों एक साथ मिल रहे हैं, उस स्थान को हम कहते हैं क्षितिज। तो दो क्षितिज लेखिका के विचार हैं, इसका टाइटल है दो क्षितिज। हालांकि ये टू होराइजन्स उड़िया भाषा में लिखा हुआ है और इसका इंग्लिश कन्वर्जन किया है जयंत महापात्रा ने, जयंत महापात्रा। इन्होंने क्या किया है कि इसका इंग्लिश रूपांतरण किया है जो आपके बीच में मौजूद है। प्रस्तुत कहानी बीना पानी मोहंती द्वारा लिखित महिलाओं की उसी दशा दुर्दशा पर आधारित है, उसी अकेलापन एकांकीपन पर आधारित है जो महिलाएं अपने 20वीं शताब्दी में खासकर, या आज भी कई महिलाएं जो अपने अंदर फील करती हैं, महसूस करती हैं, और उसे किसी से कह भी नहीं पाती। अंततः वह अपनी मां से ही इसकी शिकायत करती हैं या मां से ही दिशा निर्देशन चाहती हैं, क्योंकि एक बेटी अपनी मां के बहुत करीब होती है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने दो चिट्ठियों के माध्यम से, दो लेटर्स के माध्यम से, जिसमें एक बेटी अपनी मां को चिट्ठी लिख रही है अपनी इसी दशा दुर्दशा के बारे में व्यक्त करते हुए, और फिर उसकी मां उसे समझाते हुए दूसरा पत्र लिख रही है। इसी मां और बेटी के संवाद को चिट्ठी का माध्यम देके, चिट्ठी का रूप देकर लेखिका बीना पानी मोहंती ने आपके बीच में लाया है ये चैप्टर टू होराइजन्स। तो देखते हैं इसकी समरी। टू होराइजन्स बाय बीना पानी मोहंती, स्टोरी और समरी इन इंग्लिश। Actually, Two Horizons is a beautiful story by Beena Pani Mohanty in Odia language. In Odia language. आजकल ओडिया कहते हैं, पहले उड़िया कहते थे। पहले उड़ीसा था, आजकल ओडिशा हो गया है, ORISSA। ओडिशा पहले था उड़ीसा। तो ओडिया लैंग्वेज लिखा हुआ है कि उनका जो ये कहानी है टू होराइजन्स, ये उड़िया भाषा में लिखी हुई कहानी है।
It has been translated into English to reveal hardship of women by last decade of 20th century. 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, डिकेड का मतलब होता है दशक, पीरियड ऑफ 10 years, डिकेड का मतलब क्या होता है? दशक, 10 वर्ष का एक पीरियड को हम लोग दशक कहते हैं। तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो महिलाओं की दशा होती थी, जो कठिनाइयां होती थी, हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयां, जो वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, किसी से वो कुछ बता नहीं पाती थी, इन कठिनाइयों के बारे में ही लिखित रचित ये कहानी है टू होराइजन्स। इस पर हम लोग देखते हैं कि इसकी पूरी की पूरी समरी क्या है। A middle class educated daughter writes to her own mother. एक मिडिल क्लास पढ़ी लिखी बेटी अपनी माँ को चिट्ठी लिखती है। How does she struggle and tricks to keep everyone happy in her husband's native home? कि किस प्रकार वह स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, या संघर्ष भी कह सकते हैं, कि किस प्रकार वह संघर्ष कर रही है अपने पति के घर में सभी को खुश रखने के लिए। She does not expect any praise from in-laws, और उसे अपने in-laws का मतलब हो गया सास ससुर, सास ससुर वगैरह को हम लोग इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर, मदर इन लॉ, सास, सिस्टर इन लॉ, ननद, इस तरह से कहते हैं, ब्रदर इन लॉ, देवर। तो अपने सास ससुर को खुश रखने के लिए या खुश करने के लिए, इन लॉज मतलब हो गया सास ससुर को खुश करने के लिए किस प्रकार वह कठिनाइयों से गुजर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन रख नहीं पा रही, और उसे उम्मीद भी नहीं है कि कोई उसकी प्रशंसा करेगा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, या प्रशंसा भी कह सकते हैं, या प्रशंसा करना, तारीफ करना। उसे उम्मीद नहीं है कि कोई उसकी तारीफ भी करेगा। तो जो अकेलापन महसूस करती है कि कैसे वो अपने परिवार में अपने सास ससुर, देवर जेठानी, ननद सबको खुश रखने की कोशिश करती है, और उस कोशिश में वो अपना भी सब कुछ भूल जाती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है, और अगर उसे कुछ कोई बुरा भला बोल दे तो अपने पति से शिकायत करे तो पति भी उसकी बात नहीं सुनता है। इस वजह से उसे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, और मेरी जो माँ है वह ही मुझे गाइड कर सकती है, क्योंकि वो जीवन भर इन्हीं कठिनाइयों से गुजरी, लेकिन उनके मुंह पर हमेशा एक मुस्कुराहट ही रही, हमेशा वो खुश रही। वह ताकत की प्रतिमूर्ति है, उनमें कितना ताकत, धैर्य और साहस रहा कि उन्होंने पूरा जीवन सबको खुश करने में बिताया, और उसमें वो खुश भी रही। उनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तो इस वजह से वो अपनी व्यथा अपनी माँ को चिट्ठी के माध्यम से लिख रही है, और उसकी माँ उसे रिप्लाई दे रही है, जवाब दे रही है। तो देखिए, देयर इज अ रिप्लाई फ्रॉम हर मदर इन विच एक्सप्रेसेस हर रेजेंटमेंट अगेंस्ट मेल डोमिनेंस, जिसमें वह अपना रेजेंटमेंट, अपना क्रोध, गुस्सा दिखा रही है मेल डोमिनेंस के प्रति, एंड आउटडेटेड वुमनहुड, और जो वुमनहुड है, नारीकरण है, या सशक्त नारीवादी कह सकते हैं, तो उसके खिलाफ जो मेल डोमिनेंस है, जो पुरुष वर्ग किस तरह से स्त्रियों को भाव नहीं देते, स्त्रियों को ये नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं देते, उसके खिलाफ जो है उसकी माँ उसको समझाते हुए एक पत्र लिख रही है, रिप्लाई दे रही है। यहाँ रेजेंटमेंट का मतलब हो जाएगा गुस्सा, क्रोध, यहाँ रेजेंटमेंट का मतलब समझेंगे क्रोध, और डोमिनेंस का मतलब हो गया प्रभुत्व। डोमिनेंस का मतलब हो गया आपका प्रभुत्व, मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या है, पितृसत्तात्मक चलता है व्यवस्था, मतलब बेटा, पिताजी के बाद बेटा, मतलब पुरुष प्रधान समाज, स्त्री प्रधान कहने का है, तो वही हो गया मेल डोमिनेंस, मतलब पुरुष प्रधान। तो उसकी माँ जो है आउटडेटेड वुमनहुड, मतलब जो नारीवादी चीजें हैं उसको आउटडेटेड जो किया जा चुका है और पुरुष प्रधान देश बन चुका है या पुरुष प्रधान समाज बन चुका है, उसी को लेकर के अपना क्रोध व्यक्त करते हुए एक रिप्लाई अपनी उसकी माँ जो है उसे भेजती है। The story is a manifestation of contemporary situation of exploited and struggle womanhood। ये जो स्टोरी है एक क्या कहेंगे, मैनिफेस्टेशन का मतलब हो गया प्रादुर्भाव कह सकते हैं, कुछ प्रत्यक्ष चीज। मैनिफेस्टेशन का मतलब यहाँ प्रत्यक्ष चीज कह सकते हैं या मिला हुआ चीज कह सकते हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन है, प्रत्यक्षीकरण है
मैनिफेस्टेशन का मतलब प्रत्यक्ष हो गया। ऑफ कंटेम्पररी, कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, आजकल का। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, मतलब आजकल की चीजों को हम समकालीन कहते हैं, ठीक है। तो कंटेम्पररी सिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉइटेड एंड स्ट्रगल वुमेनहुड, ये जो आजकल की स्थिति है, मतलब 20वीं शताब्दी की खास करके बात की जा रही है, क्योंकि ये उस समय के स्टोरी है ना। उस समय जो महिलाओं की दुर्दशा थी, जो वो संघर्ष करती थी, उसी के बारे में ये स्टोरी मौजूद है। ये प्रत्यक्ष कहानी, प्रस्तुत कहानी उसी दशा दुर्दशा, महिलाओं की उसी दशा दुर्दशा के ऊपर आधारित है। There is a heart touching expression in the daughter's letters to her mother. जो बेटी अपनी माँ को चिट्ठी लिख रही है, पत्र लिख रही है, उसमें दिल को छू लेने वाली व्यथाएं हैं, वो एक्सप्रेशंस हैं। She writes, वह लिखती है, I remember when I was leaning you and you had hugged me and said, वो कह रही है कि मुझे याद है जब मैं झुकती थी या ऐसे करती थी तो कैसे आप मुझे गले लगा लेती थी और कहती थी कि डॉटर डोंट बी अफ्रेड, कि बेटी डरो नहीं। नो वन कैन लिव इन दिस वर्ल्ड इन फियर, इस संसार में कोई भी डर के साथ नहीं जी सकता। वन हैज टू ब्रिंग आउट दैट पावर फ्रॉम विद इन वन सेल्फ एंड फेस द वर्ल्ड, किसी भी व्यक्ति को कोई बाहरी ताकत डर नहीं भगा सकती, उसे अपने अंदर से ही, ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, उसे अपने अंदर से ही ताकत को बाहर निकालना होता है, अपने ताकत को अंदर से ही निकालना होता है। यानी कोई किसी को बाहर से मदद नहीं कर सकता, हर इंसान अपनी मदद अपने अंदर से ही कर सकता है, उसके अंतर मन से ही उसको शक्ति मिलती है। Our ways are dark, वो समझाती थी कि बेटी हमारा जो जीवन है ये घना है, अंधेरा में, अंधकारमय है। डार्क का मतलब क्या होता है, अंधकारमय कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि उस समय बेटियों की या महिलाओं की स्थिति ऐसी होती थी, तो उसकी मां समझाती थी। इट्स ओनली द लाइट ऑफ वंस ओन आईज विच शोज द वे, कहती थी कि ये जो हमारा जीवन है ये अंधकारमय है, ये हमारे अंदर की ही रोशनी है जो हमें रास्ता दिखलाती है। अगर हमें अंदर से रोशनी नहीं मिलेगी तो हम कभी रास्ता नहीं देख पाएंगे, किसी और की रोशनी में हम जीवन दुनिया नहीं देख सकते। अगर हमें दुनिया देखनी है तो हमें अपने अंदर से ही उस लाइट को खोजना होगा, उस रोशनी को खोजनी होगी जो हमारे आंखों तक आकर के हमें वो दुनिया दिखा सके। कैन वन लिव विद अनदर ऑल हिज लाइफ, क्या कोई दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन बिता सकता है। स्टिल माई सोल विल ऑलवेज बी देयर बिसाइड यू, वो कहने का मतलब इसका ये था, देखिए अमूमन क्या होता है कि अक्सर बच्चे डरते हैं या कोई चीज में परेशान होते हैं, खासकर लड़कियां, उन्हें लगता है कि जब तक उनकी मम्मी हो, आजकल की बात मैं नहीं कर रहा, आजकल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि आजकल की लड़की तो भाई भाग जाती है या अकेले रहती है या जॉब कर लेती है या लिव इन में रहती, बहुत सारी बातें छोड़ी, उस पर मैं कॉमेंट नहीं करने जा रहा, क्योंकि कहानी का भाव यह है, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है कि पहले की जो महिलाएं होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो माँ के आंचल में, माँ के पल्लू तले ही रहती थी, और हर चीज जो बड़ाई बुराई या जो भी चीज हो वो उनकी माँ ही संभाल लिया करती थी। पग पग पे उनको अपनी माँ का ही सहारा और साथ मिलता था। जैसे कि घर में अगर अंधेरा हो जाए तो वो डर के माँ के पास ही जाती थी और माँ ही ढाढ़स बंधाती थी कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। तो वही इसकी माँ समझा रही कि क्या तुम ये सोचती हो कि कोई किसी के सहारे जीवन भर रह सकता है, यानी तुम्हें ये लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तो ये गलत है। तुम्हें एक दिन अपनी दुनिया बसानी होगी, अपना संसार बसाना होगा, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे बगल में ही खड़ी रहूंगी, लाइक योर ओन शैडो, बिल्कुल तुम्हारे परछाई की तरह, बिल्कुल तुम्हारी छाया की तरह। यहाँ जो वर्ड है बिसाइड, तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और ये जो वर्ड दिया है शैडो, तो शैडो का मतलब होता है परछाई, किसी की परछाई को हम शैडो कहते हैं। तो उसकी माँ, उसकी जो व्यथा है, जो वो पत्र लिख करके अपना निकाल रही है कि मेरे अंदर इतना साहस नहीं है, मैं इस अपने अकेलापन को नहीं झेल पा रही हूँ, मुझे कुछ साहस चाहिए, माँ मेरा मार्गदर्शन करो। तो उसकी माँ उसे बता रही है कि देखो, हर वक्त कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता, हर वक्त कोई किसी के अंधियारे में उजाला नहीं ला सकता, ये तुम्हें अपने आप से ही करना होता है, अपने अंतर मन से ही वो ताकत, वो ऊर्जा, वो शक्ति प्राप्त करनी होती है जिससे कि तुम जीवन में लड़ सको। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी परछाई बनकर, यानी तुम्हें जब भी तुम अपने अंतर मन से मुझे पाने की कोशिश करोगी, हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। ये ढाढ़स बंधाते हुए उसकी माँ उसे ये पत्र का जवाब देती हैं। कहानी में आगे चलते हैं। ये कहानी में समरी में देखिए आगे क्या लिखा कि देयर इज अ नेचुरल गैप बिटवीन द सेंस ऑफ परसिवियरेंस बिटवीन द डॉटर एंड द मदर।
कह रहा है कि माँ और बेटी के बीच में जो लगन है, परसीवियरेंस का मतलब लगन होता है, परसीवियरेंस का मतलब हो गया लगन, समझ, दृढ़ संकल्प कह सकते हैं। तो माँ और बेटी के बीच में जो लगन है, जो संकल्प है, उसमें बिल्कुल गैप है, नेचुरल गैप है। मदर ट्राइज टू अपीज हर लवली डॉटर, माँ संतुष्ट करने की कोशिश करती है अपनी प्यारी बेटी को। अपीज का मतलब हो गया संतुष्ट करना, शांत करना, समझाना। क्योंकि उसे लग रहा है कि वो अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, फिर भी उसे कोई पूछ नहीं रहा है, पति से शिकायत करती है तो पति सुनता नहीं है। दूसरों को खुश करने में ही बेटी को लगता है कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरा जीवन में तो कुछ है ही नहीं, ना तो मुझे इतना धैर्य है। उसे लगता है कि मैं थक गई हूं अब ये सब करते करते, मेरे से नहीं होगा। तो माँ जो है चिट्ठी के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माँ उस दौर से ऑलरेडी गुजर चुकी है और अब उसके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति आ गई है, वो लगन आ गया है, वो उसके अंदर सहन शक्ति आ गई है कि वो इन सिचुएशन से बड़े आसानी से निकल जाती है। तो यही अपनी बेटी को वो समझाने की कोशिश कर रही है और उसे संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है कि यही जीवन है, इसे तुम्हें चलना पड़ेगा। देखिए वो शी राइट्स टू हर डॉटर, वो अपनी बेटी को क्या लिखती है कि यू स्टिल रिमेंबर डोंट यू ऑफ द टेल ऑफ क्रोकोडाइल बी फ्रेंडली ए मंकी। उसे कहानी सुनाती है, आपने भी वो कहानी सुनी होगी कि एक मगरमच्छ था, उसे उसकी पत्नी ने एक बारी कहा कि मुझे किसी बंदर का दिल खाने का मन कर रहा है, जिगर खाने का मन कर रहा है, अगर तुम उसे लेकर आओगे तभी मैं मानूंगी कि तुम मुझे चाहते हो, नहीं तो नहीं चाहते हो। तो मगर जो है वो घूमता रहता है और एक जगह आता है, ऐसी जगह जहां उसे एक बंदर दिख जाता है। बंदर जो है वो पेड़ की टहनी पर है और मगरमच्छ नीचे है। तो वो उसे बोलता है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, ये बन जाओ, तुम्हें मैं केले दूंगा, उसके पास कुछ है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और उसे नजदीक बुलाने की कोशिश करता है। कारण क्या है कि वो सिर्फ उसे दोस्त बना करके, उसे मार करके, उसका दिल निकाल करके अपनी पत्नी को भेंट करना चाहता है। तो ये माँ उसे याद दिला रही है कि डू यू स्टिल रिमेंबर, क्या तुम्हें अभी तक याद है। स्टिल का मतलब होता है अभी तक। कह रही कि क्या तुम्हें रिमेंबर का मतलब होता है याद, या याद करना भी कह सकते हैं। कह रही है कि क्या तुम्हें अभी तक याद है। मैं एक बारी हट जाता हूं, आप वर्ड्स को देख लें। रिमेंबर हो गया याद। क्या तुम्हें अभी तक याद है वो टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, किस्सा। ठीक है, टेल का मतलब हो गया किस्सा या कहानी। मैं हट जा रहा हूं, आप एक बारी देख लें। तो कह रही है कि क्या तुम्हें अभी याद है कि किस तरह वो एक मगरमच्छ अपने दोस्ती का प्रस्ताव एक बंदर को रख रहा है, या बंदर से दोस्ती करना चाहता है। तो द मोर वन कम्स क्लोजर टू समवन द मोर वन ईट्स इनटू द अदर। कह रहा है कि उसकी मां समझा रही कि जितना कोई किसी के नजदीक जाने की कोशिश करता है, वो उतना ही उसको खाने की कोशिश करता है। खाने की कोशिश करता है मतलब उसका प्रयोग करता है, उसका उपभोग करता है, उसको नोचने की फेरा में रहता है। जैसे कि वो क्रोकोडाइल कर रहा था, वो जिस तरह से बंदर को लुभा रहा था, और अगर बंदर उसको लग रहा था कि ये क्रोकोडाइल तो मेरा दोस्त हो गया, अब तो ये दुश्मन नहीं है, और जिस प्रकार वो उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था और उसे बंदर को मार के खाने की ललक थी क्रोकोडाइल को, वैसे इंसान भी अपनों के साथ ऐसा ही करता है। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा करेंगे, किसी के बहुत नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, किसी की हर जिद जरूरत को पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो अगला और जिद्दी हो जाएगा, वो आपसे और की उम्मीद करेगा, और इसी उम्मीद की वजह से ही चीजें हमेशा गड़बड़ होती हैं। ये उसकी मां से समझाने की कोशिश कर रही है। कह रही है बट कैन वन रिमेन कॉन्शियस एंड अलर्ट ऑल टाइम्स, लेकिन क्या हर समय कोई आदमी सचेत, अलर्ट और कॉन्शियस का एक ही मतलब हो गया सचेत। कह रही है कि क्या कोई व्यक्ति हर वक्त सचेत रह सकता है कि मैं किसी की जरूरत पूरी करने के चक्कर में खुद अपना ही ना बेड़ा गर्क कर लूं। क्या कोई हमेशा सचेत रह सकता है कि कोई मेरा यूज ना कर डाले, यह भी संभव नहीं है। और else why should I be experiencing this vast emptiness after reading your letter। तो कह रही है कि is it that I have thrown my heart away, I realize how may, फिर से मैं ऊपर से जरा देख लूं। देखिए the more one eats into the other but can one remain conscious and alert all times, क्या हर कोई हर समय सचेत रह सकता है। I realize now how my insights must have been eaten up। कह रही है कि मुझे अब एहसास होता है कि किस तरह से मेरा जो अंदरूनी था, अंदर की जो चीजें थी वो खाई जा चुकी हैं। मतलब कि मेरे को जो दूसरों के नजदीक जाने की इच्छा थी, उस इच्छा को पूरी करने में मैंने इतना अपना न्यौछावर कर दिया कि अब मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। और इज इट दैट आई हैव थ्रोन माय हार्ट अवे, कह रही है शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपना दिल निकाल के ही फेंक दिया है। मतलब मेरे अंदर अब वो कोई फीलिंग्स ही नहीं है बुरा लगने वाली,
मुझे अब किसी का कोई बात का बुरा ही नहीं लगता है। और एल्स व्हाई शुड आई बी एक्सपीरियंसिंग दिस वास्ट एम्प्टीनेस आफ्टर रीडिंग ए लेटर। और कह रही है कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे क्यों एक्सपीरियंस होगा, मुझे क्यों एहसास होगा तुम्हारा उस एकांकीपन का तुम्हारे लेटर को पढ़ने के बाद। वास्ट एम्प्टीनेस का मतलब एकांकीपन हो गया, एम्प्टी का मतलब खाली होता है, तो वो खालीपन हो गया, एम्प्टीनेस का मतलब हो गया खालीपन, और वास्ट का मतलब विशाल विस्तृत। यहां वास्ट में लिख देता हूं, वास्ट का मतलब हो गया विशाल विस्तृत। कह रही है कि जो तुम्हें अपना विस्तृत अकेलापन, जो विशाल अकेलापन खल रहा है, उसका एहसास मैं कैसे कर पाऊं, क्योंकि मेरा तो अंतर्मन पहले ही सिखाया जा चुका है, मैंने तो उस चीज की कल्पना करनी ही छोड़ दी है। Such experience reveal the sentimental touch of a daughter's feeling in front of a mother. ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी, ये एक्सपीरियंस क्या दिखा रहा है? सेंटिमेंटल टच, भावुक। सेंटिमेंटल का मतलब क्या हो गया? भावुक। सेंटिमेंट माने भावनाएं होती हैं, तो सेंटिमेंटल का मतलब हो गया भावुक। जो एक भावुक लगाव होता है, ऑफ ए डॉटर्स फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अ मदर, कि किस प्रकार एक बेटी अपनी मां को फीलिंग व्यक्त कर रही है, एंड अ मदर सेंस ऑफ अपीजमेंट टू हर लवली डॉटर, और एक मां किस तरह से उसके अंदर सेंस है, उसके अंदर बुद्धि है कि वो अपीज कर पाती है। अपीजमेंट का मतलब हो गया बुझाना, शांत करना, संतुष्ट करना, अभी मैंने बताया था आपको। इसी एक्सपीरियंस के ऊपर यह पूरी की पूरी कहानी है। कह रहा है कि सच एक्सपीरियंस रिवील का मतलब हो गया खुलासा करना, है ना, उजागर करना, खुलासा करना या उजागर करना। इस कहानी से क्या ये सीख मिला, यही इस लाइन को मैंने लिखा है कि सच एक्सपीरियंस रिवील द सेंटिमेंटल टच ऑफ अ डॉटर्स फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अ मदर। एक बेटी का किस प्रकार भावनात्मक जुड़ाव होता है अपनी मां से, एंड अ मदर सेंस ऑफ अपीजमेंट टू हर लवली डॉटर, और एक मां किस प्रकार उसके अंतर मन में उठ रहे सवालों को इस खूबी से समझा देती है, इस खूबी से संतुष्ट कर देती है कि बेटी को लगता है कि नहीं, ये जीवन बेकार नहीं है। तो ये कहानी एक बड़ी कहानी है, इसको हम लोगों ने समराइज करके शॉर्ट करके बताया है। फिर से एक बारी मैं हिंदी में इसको शॉर्ट से समझाने की कोशिश करता हूं। टू होराइजन्स, दो क्षितिज, दो आसमान, दरअसल में दो पत्र का ही नाम है यहाँ पर में, यानी दो पत्रों के माध्यम से लेखिका ने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे दो आसमान होते हैं। मतलब एक कुछ और सोच रहा होता है, एक कुछ और सोच रहा होता है, एक के लिए जिंदगी के माने कुछ होते हैं, एक के लिए जिंदगी के माने कुछ होते हैं। हालांकि आसमान आपस में हमेशा मिला ही होता है। तो ये एक व्यथा जो एक महिला, एक बहू, एक बेटी जी जो अपने ससुराल में झेल रही है, उसे दुख हो रहा है, उसे कष्ट हो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसे लगता है कि अब मैं थक गई हूं उम्मीदों का बोझ उठा उठा के, अब मेरा जीवन नश्वर है, बेकार है, कुछ बचा ही नहीं है। और अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए अपनी माँ को पत्र लिखती है, और माँ को पत्र लिखते हुए अपनी सारी भावनाओं को वो व्यक्त करती है। जो पहला पार्ट है लेटर का, बहुत बड़ा सा पार्ट है, आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझ में आएगा। और उसकी माँ जब समझ जाती है कि बेटी किस दौर से गुजर रही है, तो उसको समझाते हुए, उसको संतुष्ट करते हुए, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए किस प्रकार वह उत्तर देती है, इसी खूबसूरत परिदृश्य को, परिप्रेक्ष्य को बीना पानी महंती ने खूबसूरती से उड़िया भाषा में लिखा है। और उन्हें उड़िया साहित्य सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है, इतनी बड़ी लेखिका है उड़िया जगत की, उड़िया साहित्य की। और उसको अंग्रेजी में अनुवादित किया है जयंत महापात्रा साहब ने, और ये प्रस्तुत कहानी उसी के ऊपर आधारित है। यानी एक माँ और बेटी की, खासकर 20वीं शताब्दी में एक बहू की व्यथा, और उस बहू को उसकी अपनी मां किस तरह उस व्यथा को शांत करती थी, किस तरह उन दोनों का आपस में भावनात्मक जुड़ाव है, और उस भावनात्मक जुड़ाव में किस तरह उन्हें परिवार को जोड़े रखने की शक्ति मिलती है, किस तरह वो अपने आप को भुलाकर, अपनी पर्सनल जिंदगी को न्यौछावर करके दूसरों को खुश रखने में, संतुष्ट करने में अपना पूरा जीवन दे देती हैं। इसी महिलाओं की दशा, दुर्दशा और व्यवहार और व्यथा पर आधारित ये प्रस्तुत लेख है टू होराइजन्स। मुझे उम्मीद है आपको समरी समझ में आ गई होगी, कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आपको समझ में आ गई होगी तो एक आध दो चार प्रश्न आप स्वयं जान सकते हैं। अगर प्रश्न हो कि व्हाट इज टू होराइजन, तो आप कह सकते हैं कि टू होराइजन इज अ स्टोरी रिलेटेड टू अ वुमन्स कंडीशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के वुमेन्स कंडीशन के ऊपर ये टू होराइजन लेखक है। व्हाट इज टू होराइजन इन टू होराइजन, टू होराइजन में टू होराइजन है क्या, तो इट इज बेसिकली टू लेटर्स, ये दो चिट्ठियां ही हैं। हु इज बीना पानी मोहंती, तो बीना पानी मोहंती इज अ राइटर। व्हेन डिड बीना पानी मोहंती बॉर्न, तो आप देख लें उस पे लिखा हुआ है। टू होराइजन्स इज ट्रांसलेटेड बाय
या ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय तो जयंत महापात्रा। तो इस तरह से कुछ सवालों के जवाब आप स्वयं जान गए और बचे खुचे जो सवाल मेरे हिसाब से इस चैप्टर के बनेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन और आंसर्स लेकर मैं हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में। तब तक आप करें इंतजार। अगर कुछ भी चीजें नहीं समझ में आई है तो एक दो बार फिर से इस वीडियो को देख लें और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में या यूं कहूं अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और करिए अपनी पढ़ाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।